गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, 12th क्लास स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, लेके मां सरस्वती का नाम और करते हैं कंक्लूड आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अपना काम। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अब एक बड़ा छोटा सा पोर्शन आपका रह जाता है और छोटा सा पोर्शन जो रहता है ये सेल्स और बैटरीज को लेकर रह जाता है। यूं तो ये टॉपिक फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में बहुत कॉमन होता है और फिजिक्स में काफ़ी डिटेल में होता है। केमिस्ट्री में हमें इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ बेसिक सी बातों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं सेल्स और बैटरीज। जहाँ तक सेल्स और बैटरीज की बात करते हैं, गौर से सुनते रहिएगा और साथ के साथ एक बात और ध्यान रखें, इससे पहले कि हम लेक्चर शुरू करें, अपना पैकेज लेकर बैठ जाइएगा। पैकेज में ओपन कर लीजिएगा पेज नंबर 29, पेज नंबर 28 एंड 29। इस पर आपका पूरा हमने सेल्स और बैटरीज का टॉपिक दे रखा है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं द टॉपिक ऑफ सेल्स एंड बैटरीज। सेल्स और बैटरीज की जहां तक बात करते हैं, इन्हें मुख्य तौर पर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: प्राइमरी सेल और बैटरी, सेकेंडरी सेल और बैटरी, और तीसरा हमने स्पेशल अलग से लिखा हुआ है फ्यूल सेल्स। जानने की कोशिश करते हैं प्राइमरी सेल का मतलब क्या होता है या बैटरी का मतलब क्या होता है। ये वो सेल्स और बैटरीज होते हैं जिनमें एक बार रिडॉक्स रिएक्शन होती है और उसके बाद सेल डेड हो जाता है और हमें उसे फेंकना पड़ता है, राइट। यानी कि प्राइमरी सेल्स का मतलब होता है वो सेल्स जिन्हें लाइफ में केवल एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑल राइट, इसके बाद आता है प्राइमरी सेल्स के एग्जाम्पल्स। प्राइमरी के सेल्स के 2 एग्जाम्पल कॉमन होते हैं, एक ड्राई सेल और एक मरकरी सेल। अब आज के लेक्चर में मैं जितनी बात कहता हूं उन्हें पहले ध्यान से सुनते रहिएगा। जहां तक प्राइमरी सेल के दोनों टाइप्स की बात करते हैं, और दोनों टाइप्स का मतलब है, हमने कहा मरकरी सेल और ड्राई सेल। इन दोनों सेल्स में बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, गौर से सुनते रहिएगा। जिन बच्चों का 100/100 का टारगेट होता है उनके लिए आज के लेक्चर में कुछ इंस्ट्रक्शन है, उन्हें ज़रूर फॉलो करिएगा आफ्टर द लेक्चर। हमने नोट्स में पेज नंबर 27 में सेल्स और बैटरीज का टॉपिक दे रखा है, वहीं से आप दोनों सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। ड्राई सेल के बारे में भी आप पढ़ने वाले हैं, मरकरी सेल के बारे में भी आप पढ़ने वाले हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में वहाँ पर आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करेंगे, सेल के कंपोनेंट्स क्या हैं, सेल की रिएक्शन क्या है, बस इन 2 बातों को आप अच्छे से लर्न करेंगे अबाउट द प्राइमरी सेल्स। इसके बाद आते हैं आपके सेकेंडरी सेल्स। सेकेंडरी सेल्स या बैटरीज, ये वो सेल्स और बैटरीज होते हैं जिन्हें हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, मतलब जो रिचार्जेबल होते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो सेल्स दोबारा से रिचार्ज हो जाते हैं, या वो बैटरीज दोबारा से रिचार्ज हो जाती है। इसका मतलब वो सेल्स और बैटरीज जिन्हें हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, या सिंपल वे में जो रिचार्जेबल होते हैं, उनको हम सेकेंडरी सेल्स और बैटरीज कहते हैं। इसके अंदर 2 एग्जाम्पल बड़े अच्छे आते हैं। एक एग्जाम्पल आता है लेड स्टोरेज बैटरी, जिसे ऑटोमोबाइल्स में हम यूज़ करते हैं, या कॉमन घर में जो बैटरा होता है वो जनरली बैटरी का हम जो इस्तेमाल करते हैं वो जनरली आपकी लेड स्टोरेज बैटरी होती है, राइट। इसके बाद सेकंड एग्जांपल आता है सेकेंडरी सेल्स के अंदर, सेकेंडरी बैटरी के अंदर निकेल कैडमियम सेल या बैटरी, निकेड बैटरी जिसको कहा जाता है। ये काफ़ी पोल्यूशन फ्री होती है और सबसे अच्छी खासियत ये होती है कि ये किसी तरह का कोई पोल्यूशन या इसमें से जो वेपर्स निकलते हैं वो हार्मफुल नहीं होते हैं। कई बार 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, भाई निकेड बैटरी की एक एप्लीकेशन बताइए, तो आप ये कह सकते हैं ये पोल्यूशन फ्री होती है। इसके बाद तीसरा टॉपिक आता है बच्चों, जिसको हम कहते हैं फ्यूल सेल। अभी हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो फ्यूल सेल को शुरू करने वाले हैं। जानने की कोशिश करते हैं फ्यूल सेल के बारे में कुछ मुख्य बातें। फ्यूल सेल का मतलब होता है दीज आर द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी ऑफ कंबशन डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कंबशन के दौरान जो एनर्जी निकलने वाली है उसे डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करते हैं। ऐसे डिवाइस को फ्यूल सेल के नाम से पहचाना जाता है। अगर एक कॉमन सी बात करें तो कुछ एक्सपर्ट्स का तो मानना यह भी है कि फ्यूल सेल हमारे फ्यूचर जेनरेटेड सेल्स हैं। आने वाले समय में जब सारा फ्यूल पेट्रोल है जिस पर हम बेस्ड हैं, एनर्जी का सोर्स मेनली पेट्रोल है, एक समय आएगा जब सारा पेट्रोल खत्म हो जाएगा, उस वक्त हमें जब एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तो फ्यूल सेल का इस्तेमाल किया जाएगा। इसीलिए फ्यूल सेल वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेल में से एक है।
जानने की कोशिश करते हैं कुछ बातें फ्यूल सेल को लेकर। पहले डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है, फ्यूल को कंबस्ट करेंगे, उसमें से जो एनर्जी निकलेगी उसको डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करते हैं ये वाले सेल्स। जानने की कोशिश करते हैं फ्यूल सेल के बेसिक कंपोनेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं। जनरली फ्यूल सेल 3 टाइप का होता है। सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड होने वाला सेल होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल, H2O2 सेल। इसका मतलब यहां पर फ्यूल के तौर पर हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है और उसे ऑक्सीजन के साथ कंबस्ट किया जाता है। दूसरा होता है हमारा, अगर हम बात करते हैं, दैट इज मिथेनॉल CH3OH O2 सेल, मिथेनॉल ऑक्सीजन फ्यूल सेल। नेक्स्ट सेकेंड सेल हमारा ये होता है। और जहां तक हम बात करते हैं नेक्स्ट और तीसरे टाइप के सेल की बात करते हैं, दैट इज मिथेनॉल ऑक्सीजन फ्यूल सेल, और तीसरा होता है आपका दैट इज मीथेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, मीथेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लिया जाता है, क्लियर, कि बताइए भाई कॉमन टाइप्स ऑफ फ्यूल सेल बताइए। सो कॉमन टाइप के फ्यूल सेल कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल, मिथेनॉल ऑक्सीजन सेल, और इसके बाद है मीथेन ऑक्सीजन सेल, राइट। इनमें से सबसे ज्यादा जो वाइडली यूज्ड होता है ये H2O2 सेल का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। जहां तक फ्यूल सेल की बात करते हैं, सबसे पहले इनको एक चंद्रयान में यूज किया गया था, राइट। एस्ट्रोनॉट्स ने इसको यूज किया था स्पेसक्राफ्ट के अंदर, और उसका नाम था अपोलो 13 मून फ्लाइट। ये भी एक बड़ा क्लासिकल सा क्वेश्चन होता है, ऐसे कौन सा सेल था जिसको अपोलो 13 मून फ्लाइट के दौरान मून फ्लाइट मिशन में यूज किया गया था? तो आपका आंसर होता है दैट इज फ्यूल सेल। और फ्यूल सेल में भी ज्यादातर जो यूज किया जाता है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल को इस्तेमाल किया जाता है। अब बच्चों जानने की कोशिश करते हैं फ्यूल सेल की कंपोजिशन क्या होती है, उसके मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं। देखिए डायग्राम वगैरह लर्न करने की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जहां तक बोर्ड क्लास के एग्जाम की हम बात करते हैं, डायरेक्टली कुछ बातें आप ध्यान रखें और आराम से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बेसिकली अगर कंपोनेंट्स की बात करते हैं फ्यूल सेल के, तो फ्यूल सेल के आपके मुख्य तौर पर 3 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले सेल के अंदर कार्बन ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये कार्बन की 2 इलेक्ट्रोड हैं, ग्रेफाइट की 2 इलेक्ट्रोड हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता है, याद रखते रहिएगा। अब इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में इलेक्ट्रोलाइट कोई भी एल्कली डाला जाता है, या तो NaOH डाल देते हैं या KOH डाल देते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में इलेक्ट्रोलाइट फिलअप कर देते हैं, कोई भी एल्कली फिलअप कर देते हैं, NaOH और KOH। और तीसरी अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो भी फ्यूल सेल जिस टाइप का आप बनाना चाहते हैं, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी हो सकता है, ये आपका मिथेनॉल ऑक्सीजन भी हो सकता है, और मीथेन ऑक्सीजन भी हो सकता है। आज हम ज्यादातर जो चर्चा करने वाले हैं वो H2O2 सेल की बात करने वाले हैं, राइट। तो यहां पर तीसरा कंपोनेंट हो गया हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। प्यारे बच्चों, आपसे ज्यादातर 90% जो फ्यूल सेल से क्वेश्चन पूछा जाता है वो सेल की रिएक्शन को लेकर पूछा जाता है। आइए जानने की कोशिश करते हैं फ्यूल सेल में रिएक्शन कैसे होती है। रिएक्शन की जहां तक बात करते हैं, सबसे पहले ये आपकी एनोड की रिएक्शन है, एनोड की रिएक्शन है, और ये आपकी कैथोड की रिएक्शन है। रिएक्शन मुश्किल नहीं है, हल्का सा ध्यान देंगे बात समझ में आ जाएगी। बेशक आप हमारे इस लेक्चर को बार बार रिपीट करके देखिएगा ताकि एक एक चीज अच्छे से लर्न हो जाए। देखिए हमने कहा ये कार्बन की 2 इलेक्ट्रोड हैं, ग्रेफाइट की 2 इलेक्ट्रोड हैं, बीच में KOH है। अब एक साइड से एंटर कराते हैं सेल में हाइड्रोजन गैस को, हाइड्रोजन गैस को एक साइड से एंटर कराते हैं। जब मान लो इस साइड से हाइड्रोजन गैस को एंटर कराया, इलेक्ट्रोड के आगे होता है इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन, दैट इज NaOH या KOH, क्लियर। अब एक साइड से हाइड्रोजन गैस को एंटर कराया जाता है, हाइड्रोजन गैस एल्कली के साथ रिएक्ट करती है, NaOH या KOH के साथ रिएक्ट करती है, और जैसे ही ये इसके साथ रिएक्ट करती है बनता है H2O विद द लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन, राइट। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, एनोड पर ये रिएक्शन होती है। हाइड्रोजन गैस एल्कली के साथ रिएक्ट करती है, वाटर बनता है विद द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एक साइड से ये 2 साइड हैं, ये 2 इलेक्ट्रोड हैं, एक साइड से हाइड्रोजन गैस आती है, एक साइड से ऑक्सीजन गैस आती है।
अब ये ऑक्सीजन गैस जो ये वाटर यहां पर बनता है, जो ये वाटर बनता है, इसी के साथ रिएक्ट करती है। 4 मोल्स वाटर बना, उसी वाटर के साथ ऑक्सीजन गैस रिएक्ट करती है। ऑक्सीजन रिडक्शन हाफ शेल बनाती है, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और बनता है 4OH नेगेटिव। बनता है आपका 4OH नेगेटिव यहां से, सॉरी 2OH नेगेटिव यहां से बनता है, 2OH नेगेटिव बनता है, हाँ नहीं 4OH नेगेटिव बनता है। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, ये ऑक्सीडेशन हाफ शेल है, ये रिडक्शन हाफ शेल है। सेकेंड केस में क्या कहा हमने, ऑक्सीजन उसी वाटर के साथ रिएक्ट करती है, इसी वाटर के साथ रिएक्ट करती है, बनता है 4OH नेगेटिव। एनोड कैथोड रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन बराबर है, इसको ऐड कर देंगे, इससे ये कट जाएगा और आपके पास ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगी। ओवरऑल रिएक्शन आपके पास है दैट इज 2H2 प्लस O2 फॉर्मिंग 2H2। ये ओवरऑल हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की रिएक्शन है। अब कई बार बच्चों से क्वेश्चन आ जाता है राइट द रिएक्शन ऑफ H2O2 सेल। तो बच्चे कई बार क्या करते हैं, शरारत करते हैं और सीधा 2 मोल्स ऑफ H2 प्लस 1 मोल ऑफ O2 लिख देते हैं 2 मोल्स ऑफ H2। बिल्कुल नहीं, ऐसे केस में एग्जामिनर्स आपके मार्क्स डिड्यूस कर देंगे। पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक ही बात आपको ध्यान से कही है, हमेशा जब जब रिएक्शन लिखे तो तीनों रिएक्शन लिखें। एनोड की रिएक्शन भी लिखनी है, कैथोड की रिएक्शन भी लिखनी है और ओवरऑल सेल रिएक्शन भी आपको लिखनी है। तो आपको मुश्किल नहीं है, एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको आसानी से रिएक्शन लर्न हो जाएगी। ये थोड़ा सा लर्निंग पार्ट आता है, इसमें आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से लर्न हो जाएगा। अब जानने की कोशिश करते हैं जो हमारा फ्यूल सेल होता है इसकी कुछ एडवांटेजेस। क्लियर? इसकी क्या एडवांटेज होती है? पहली एडवांटेज फ्यूल सेल की जरा गौर से सुनिए। थियोरेटिकली तो ऐसा माना जाता है कि फ्यूल सेल की जो एफिशिएंसी होती है वो 100% होती है, लेकिन प्रैक्टिकली ये किताबों में लिखा हुआ है, थियोरेटिकली जो इसकी एफिशिएंसी है वो ये 100% एफिशिएंसी है। लेकिन प्यारे बच्चों, प्रैक्टिकली किसी भी सेल की जो एफिशिएंसी होती है फ्यूल सेल की, वो 60 to 70% होती है। तो मैक्सिमम इनकी जो प्रैक्टिकल एफिशिएंसी होती है वो 70% होती है, राइट? वो 70% होती है, याद रखेंगे। मैक्सिमम जो एफिशिएंसी होती है वो 70% होती है। जबकि अगर बाकी नॉर्मल एनर्जी सेल्स की अगर हम बात करते हैं, जिनसे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कराते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स वगैरह की बात करते हैं, उनकी जो एफिशिएंसी होती है वो 30 से 40% ही होती है। तो इसका मतलब एफिशिएंसी के मद्देनजर फ्यूल सेल काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और काफ़ी फायदेमंद होते हैं। इनकी एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा होती है बाकी सेल्स के मुकाबले। आगे बात करते हैं सेकेंड पार्ट। फ्यूल सेल का मुख्य उद्देश्य होता है कि जो एनर्जी रिएक्शन के दौरान निकलती है उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराना हमारा प्राइमरी उद्देश्य है। लेकिन अगर हम H2O2 सेल फ्यूल सेल लेते हैं तो इस सेल की एक और खासियत क्या है? खासियत यह है कि अगर इसकी सेल रिएक्शन को ध्यान से देखा जाए तो यहां पर जो साइड प्रोडक्ट होता है वो वाटर होता है। जो वाटर होता है, साइड प्रोडक्ट इज वाटर, वाटर इज यूज्ड एज ए साइड प्रोडक्ट। और एस्ट्रोनॉट्स क्या करते हैं, स्पेसक्राफ्ट्स के अंदर इस वाटर को डिफरेंट पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, इवन ड्रिंकिंग के लिए, और जिस भी पर्पस के लिए उन्हें यूज करना होता है वाटर, इसको यूज किया जा सकता है। सो दोनों के दोनों बड़े अच्छे से इसके मेरिट्स हैं, बड़ी अच्छी सी इसकी एडवांटेज है। साथ के साथ जहां तक हम बेटे फ्यूल सेल की बात करते हैं, जहां इसके अंदर इतनी सारी इसकी एडवांटेजेस होती हैं, फ्यूल सेल की कुछ डिसएडवांटेज भी होती है बच्चों। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, डिसएडवांटेज की तरफ चलते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि फ्यूल सेल बनाने में खर्च बहुत आता है, एक्सपेंसिव कैटलिस्ट इसमें इस्तेमाल होते हैं, राइट? फ्यूल सेल काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। क्लियर? इसके बाद दूसरी अगर हम बात करें तो फ्यूल सेल को जल्दी से और आसानी से ऑपरेट नहीं किया जा सकता। कारण है, कोई भी डिवाइस हो जिसमें तीनों फिजिकल स्टेट लग जाएं, उसे हैंडल करना काफ़ी आसान नहीं होता। एग्जाम्पल की अगर बात करें, गैस इसमें फ्यूल है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस, इलेक्ट्रोड सॉलिड हैं और इलेक्ट्रोलाइट जो इसमें यूज़ किया है वो लिक्विड है। इसका मतलब एक ही डिवाइस के अंदर आपको एक ही डिवाइस के अंदर
तीनों फिजिकल स्टेट को आपने हैंडल करना है और एक साथ एक ही कंटेनर के अंदर सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों को होल्ड रखना, तीनों को कंट्रोल में रखना अपने आप में ही एक चैलेंजिंग टास्क होता है। तो तीसरी बात, सेकंड पॉइंट आप यहां पर लिख सकते हैं, दे आर वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल। काइल, वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल ऑल द थ्री फेसेस, डिफिकल्ट टू हैंडल ऑल थ्री फेसेस, हैंडल ऑल थ्री फेसेस। तीनों फेसेस को हैंडल करना अपने आप में ही एक चैलेंजिंग टास्क होता है। आशा करते हैं अगर अब फ्यूल सेल के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हमने लगभग हर एक पॉइंट को आपको अच्छे से समझा दिया है। आशा करते हैं पूरा पॉइंट आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। जितने हमारे बच्चे लाइव लेक्चर्स देख रहे हैं, एक बात आप ध्यान रखें, आज का टॉपिक जितना भी मैं पढ़ाता हूं, साथ के साथ लेक्चर के बाद जो नोट्स आपको अवेलेबल हैं, पैकेज आपको अवेलेबल है, साथ के साथ ही पैकेज में से भी उसको आपको रीड करना है। चलिए बच्चों, लीजिए स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं नेक्स्ट सेल की तरफ। प्यारे बच्चों, अब बारी आती है सेकेंडरी सेल्स और बैटरीज के बारे में कुछ बातें जानने की। सेकेंडरी सेल और बैटरीज, जैसे कि हमने डेफिनेशन में बताया, ये रिचार्जेबल होते हैं, इनको आप बार बार यूज कर सकते हैं, राइट। सेकेंडरी सेल्स और बैटरीज में सबसे प्यारा एग्जाम्पल जो आता है वो लेड स्टोरेज बैटरी का आता है। और जहां तक बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करते हैं, लेड स्टोरेज बैटरी सबसे इंपॉर्टेंट सेल में से एक होता है। चाहे फ्यूल सेल चाहे लेड स्टोरेज बैटरी, ज्यादातर इन दोनों पर ही बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखा जाता है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कुछ बातें अबाउट सेकेंडरी सेल्स के एग्जाम्पल, ब्यूटीफुल एग्जाम्पल लेड स्टोरेज बैटरी। सबसे पहली बात तो यह है कि जहां तक हम लेड स्टोरेज बैटरी की बात करते हैं, बैटरी का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, और जहां तक लेड स्टोरेज बैटरी की बात करते हैं, यह एक ऐसा डिवाइस होता है जो दोनों सेल की तरह काम करता है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह भी काम करता है, मतलब केमिकल रिएक्शन होती है बैटरी के अंदर, उससे एनर्जी निकलती है और वो एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील होती है। मतलब केमिकल्स की मदद से, केमिकल रिएक्शन की मदद से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, राइट। ये एक्ट करता है एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। साथ के साथ जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तब इलेक्ट्रिसिटी आती है, वही बैटरी फिर रिचार्ज होती है। इसका मतलब फिर उल्टा काम होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम सप्लाई करते हैं और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिससे वो रिचार्ज होती है। तो इसका मतलब पहला पॉइंट याद रखेंगे, लेड स्टोरेज बैटरी दोनों सेल की तरह काम करती है। ईसी सेल मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और साथ के साथ ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह भी काम करती है, राइट। अब सेकेंड पॉइंट आप याद रखेंगे, लेड स्टोरेज बैटरी एक सेकेंडरी बैटरी है। सेकेंडरी बैटरी का मतलब है जो रिचार्जेबल है, जिसे हम बार बार डिस्चार्ज कर सकते हैं, बार बार रिचार्ज कर सकते हैं, या बार बार हम यूज कर सकते हैं। लेड स्टोरेज बैटरी को दो जगह बहुत वाइडली यूज किया जाता है। जिन जिन बातों को बताता हूं शॉर्ट नोट्स बनाते रहिएगा, ध्यान से सुनते रहिएगा। ऑटोमोबाइल्स में सबसे ज़्यादा इसी बैटरी का इस्तेमाल होता है। ऑटोमोबाइल्स के अंदर कई बार एक एक नंबर में भी पूछ लिया जाता है। इसके बाद घर में जो इन्वर्टर्स होते हैं, इन्वर्टर्स के अंदर इसी बैटरी का इस्तेमाल होता है। वहाँ पर भी हम जो इस्तेमाल करते हैं वो लेड स्टोरेज बैटरी का इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा, बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। एक सेल जो होता है इसके अंदर वो 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देता है। अब मोस्ट कॉमनली बैटरी जो हम यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, वो 12 वोल्ट वाली बैटरी यूज करते हैं, 12 वोल्ट्स वाली बैटरी का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर हमने 1 2 3 4 5 6 सेल लगाए हुए हैं। इसका मतलब यहां जो एग्जाम्पल हम ड्रॉ कर रहे हैं वो 12 वोल्ट वाली बैटरी का एग्जाम्पल है। तो यहां पर ये जो बैटरी का एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है वो 12 वोल्ट वाली बैटरी का एग्जाम्पल लिया हुआ है। ईच सेल 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देता है, और अगर हम सीरीज में
6 सेल को लगा देते हैं तो जो बैटरी हमारे पास मिलती है वो 12 वोल्ट वाली बैटरी होती है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट बातें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बैटरी के कुछ बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। बेसिक कंपोनेंट्स, बेसिक कंपोनेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां पर जो एनोड होती है इस बैटरी के अंदर वो लेड की होती है। भाई नाम ही लेड स्टोरेज बैटरी है, तो एनोड इज मेड अप ऑफ लेड। ये एनोड है, ये एनोड है, और इन तीनों एनोड को हमने सीरीज में कनेक्ट कर रखा है। चार्ज, नेगेटिव चार्ज, राइट। तीनों एनोड को सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। क्लियर। 3 कैथोड है मेरे पास और तीनों को मैंने सीरीज में कनेक्ट कर रखा है। सीरीज में बच्चों इसलिए कनेक्ट करते हैं ताकि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिले। ऑल राइट ऑल ऑफ यू। जहां तक कैथोड की बात करते हैं, कैथोड आपकी जो बनती है वो लेड डाइऑक्साइड की बनती है, बनी हुई होती है लेड डाइऑक्साइड। तो एनोड इज मेड अप ऑफ लेड एंड कैथोड इज मेड अप ऑफ लेड डाइऑक्साइड। साथ के साथ इसके अंदर, बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट हम इस्तेमाल करते हैं, घरों में बहुत कॉमनली उसको कहते हैं तेजाब डालते हैं बैटरी के अंदर। वो तेजाब कुछ नहीं बच्चों, वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। इलेक्ट्रोलाइट जो हम यूज़ करते हैं उस बैटरी के अंदर वो सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, और इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो 38% बाई वॉल्यूम होती है। कितनी परसेंटेज होती है? 38% बाई वॉल्यूम। तो अब कुछ बेसिक सी बातें आपको पता चल गई। क्लियर है। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी। ये पार्ट अब जो मैं आपको बताने वाला हूं ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मल्टीपल टाइम्स एग्जाम का हिस्सा रहता है। अब जब ये बैटरी डिस्चार्ज होती है, इन्वर्टर ऑन किया, बैटरी ने अपना काम करना शुरू कर दिया, बैटरी डिस्चार्ज होना शुरू हो गई, राइट। जब डिस्चार्ज होती है कोई बैटरी, इसका मतलब बैटरी यूज में आ गई, मतलब डिस्चार्ज हो रही है। तो बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन होती है और उस केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी निकलती है वो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देती है, वो हमें इलेक्ट्रिसिटी देती है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं, जब एक बैटरी डिस्चार्जिंग मोड पे होती है तो एनोड और कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है। गौर से देखिए, जब डिस्चार्ज होती है कोई बैटरी, उस वक्त आपकी बैटरी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव करती है। भाई सेल के अंदर रिएक्शंस होंगी, उससे एनर्जी निकलेगी और वो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रदान करती है, वो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देती है। तो जानने की कोशिश करते हैं एनोड कैथोड की रिएक्शन। बच्चों एनोड ऑलरेडी आप जानते हैं लेड की होती है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट हमने डाला हुआ होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड डाला हुआ होता है। मतलब बैटरी के अंदर जो सॉल्यूशन होता है उसमें H पॉजिटिव आयंस और सल्फेट आयंस होते हैं। लेड एनोड है, सल्फेट आयंस के साथ रिएक्ट करती है, यहां पर 2 नेगेटिव चार्ज है, होगा ऑक्सीडेशन, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, लेड और सल्फेट मिलकर बनाएंगे लेड सल्फेट। एनोड पर क्या होता है, ये एनोड है, इस पे ये लेड सल्फेट ऊपर जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। यहां से सल्फेट आयन यहां आके डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। ये एनोड की रिएक्शन होती है। जानने की कोशिश करते हैं कैथोड पे रिएक्शन क्या होती है। बेटे कैथोड, लेड डाइऑक्साइड की स्वयं कैथोड होती है, वो भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करती है। अब सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन भी है, क्लियर है, और सल्फेट आयन भी है, H आयन भी है, सल्फेट आयन भी है। कैथोड पे रिडक्शन होता है, इन 2 इलेक्ट्रॉन को ये गेन करता है। कैथोड प्लस इलेक्ट्रोलाइटिक आयंस, जो आयंस हैं इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर भी जो प्रोडक्ट बनता है वो लेड सल्फेट बनता है प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर। इसका मतलब कैथोड पर भी, अगर हम कैथोड की बात करते हैं तो कैथोड पर भी लेड सल्फेट जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, ये भी जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। ये होती है एनोड की रिएक्शन, ये होती है कैथोड की रिएक्शन। याद रखिएगा एग्जामिनेशन में हर ऑल्टरनेट ईयर्स में व्हाट आर द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग डिस्चार्ज इन लेड स्टोरेज बैटरी, ये बोर्ड एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, आपसे पूछा जाता है। ध्यान से इसको लिखना है, दोनों बार लेड सल्फेट बनना है, क्लियर है। एक बार एनोड
प्लस सल्फेट आयन, और एक बार कैथोड लेड डाइऑक्साइड की है, H पॉजिटिव आयन प्लस सल्फेट आयन गेनिंग इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग लेड सल्फेट। अब बच्चों इस रिएक्शन में एक खासियत है कि सल्फ्यूरिक एसिड मतलब इलेक्ट्रोलाइट कंज्यूम हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट कंज्यूम हो रहा है। जैसे जैसे बैटरी अपना काम करना शुरू करेगी, जैसे जैसे बैटरी डिस्चार्ज होना शुरू होगी, वैसे वैसे सॉल्यूशन के अंदर से इलेक्ट्रोलाइट धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। अब एक पॉइंट आप यहां नोट लगा के लिखिए, बैटरी के अंदर ज्यादातर जो इलेक्ट्रोलाइट जो सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है उसकी डेंसिटी 1.3 ग्राम पर सीसी होती है। जब हम स्टार्टिंग में इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर डालते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, तो उसकी जो डेंसिटी बच्चों होती है वो 1.3 ग्राम पर सीसी होती है। अब जब बैटरी डिस्चार्ज होना शुरू हो जाती है, अपना काम करना शुरू कर देती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देना शुरू करती है, तो सल्फ्यूरिक एसिड अभी आपने देखा इन्वॉल्व होना शुरू हो जाता है और सॉल्यूशन के अंदर से इसका अमाउंट कम होना शुरू हो जाता है क्योंकि वो सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। अब याद रखो, धीरे धीरे सल्फ्यूरिक एसिड का अमाउंट कम होना शुरू हो जाता है और जैसे ही डेंसिटी बराबर हो जाती है 1.2 ग्राम पर सीसी, 1.2 ग्राम पर सीसी, बैटरी नीड्स रिचार्जिंग। जैसे ही 1.2 ग्राम पर सीसी के बराबर हो जाती है या उससे थोड़ा सा कम हो जाती है, उसी वक्त ये बैटरी रिचार्जिंग मांगना शुरू कर देती है। ऑल राइट, तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। शुरू में जो सॉल्यूशन डालते हैं वो 1.3 ग्राम पर सीसी डालते हैं और जैसे ही इस सॉल्यूशन की डेंसिटी 1.3 ग्राम पर सीसी से कम होना शुरू होती है, वैसे ही बैटरी को रिचार्ज मांगना शुरू कर देती है। अब सवाल होता है, जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, मान लो बैटरी डिस्चार्ज हो गई और बैटरी डिस्चार्जिंग की पहचान है जैसे ही डेंसिटी 1.2 ग्राम या उससे नीचे हो जाए बैटरी को रिचार्ज चाहिए। अब जानने की कोशिश करते हैं, जब रिचार्ज होता है मतलब बिजली आ गई, लाइट आ गई, अब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उस बैटरी को रिचार्ज करती है, तो उस दौरान काम उल्टा होता है। इलेक्ट्रिसिटी आप पास करते हैं और उसकी मदद से बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन होती है। इलेक्ट्रिसिटी पास की और बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन होना शुरू हो जाती है। इस वक्त जो ये बैटरी है ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करती है। पहला पॉइंट, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करती है। उस वक्त ये जो बैटरी होती है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करती है। अब रिचार्जिंग की रिएक्शन लिखना बड़ा आसान है, बड़ा सिंपल है, जरा गौर से समझिए। रिएक्शन एट एनोड एंड रिएक्शन एट कैथोड। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा रिएक्शंस लर्न करने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा रिएक्शंस लर्न करने की जरूरत नहीं है। इन्हीं दोनों रिएक्शन को उल्टा करके लिख दीजिए। राइट, पहले वाली रिएक्शन है, इसको रिवर्स करके लिख दो। दूसरे वाली रिएक्शन है, इसको रिवर्स करके लिख दो। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये याद रखो, दोनों इलेक्ट्रोड आपस में पलट जाती हैं। जैसे ही सेल बदलेगा, सेल का नेचर बदलेगा। पहले ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव कर रहा था, अब लाइट आते ही या जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, अब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करेगा। जो एनोड है वो तो कैथोड बन जाएगी और जो कैथोड है वो एनोड बन जाएगी। ऑल राइट ऑल ऑफ यू, तो यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर रिएक्शन होगी। अब मैं सेकेंड वाली रिएक्शन को पहले पलट के लिखता हूं। 2 मोल्स ऑफ लेड सल्फेट, इसी रिएक्शन को पलट के लिख दो। 2 मोल्स ऑफ लेड सल्फेट प्लस 2 मोल्स ऑफ H2O। देखो बेटे, मैं इधर से अब यूं लिखना शुरू कर रहा हूं। राइट, फॉर्मिंग ये बनेगा, दैट इज 2 मोल्स ऑफ लेड डाइऑक्साइड प्लस सल्फेट आयंस प्लस 4 मोल्स ऑफ H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। पहले वाली सेल की जो कैथोड थी वो अब एनोड की रिएक्शन हो जाएगी। जो रिएक्शन कैथोड पे हो रही थी वो एनोड पे हो जाएगी, प्लस रिएक्शन को पलट दो। ये ऐसे हो रही थी रिएक्शन, इस प्रकार लिख दो। रिवर्सिबल करना है, रिवर्सिबल रिएक्शन। अब एनोड है वो कैथोड पे रिएक्शन आएगी, जो रिएक्शन एनोड पे हो रही थी यहां कैथोड पे होगी, प्लस रिवर्स करके लिखो। यहां ऐसे लिख रहे थे, वहां ऐसे लिखो।
तो ये बनेगा लेड सल्फेट सॉलिड गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग दैट इज लेड सॉलिड प्लस सल्फेट आयन। ऑल राइट ऑल ऑफ यू। अब ये आपकी रिएक्शन हो गई दैट इज ड्यूरिंग रिचार्ज। और जिस वक्त ये सेल काम करता है किस फॉर्म में काम करता है? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यस, आशा करते हैं जितनी मुख्य बातें हमने आपको लेड स्टोरेज बैटरी के विषय में बताई, ये सीबीएसई की तो बात छोड़ दीजिए, कॉम्पिटेटिव तक सीबीएसई लेवल पे, केमिस्ट्री लेवल पे आपके लिए बहुत सारी बातें और बहुत सारी जानकारी हमने फ्यूल सेल और लेड स्टोरेज बैटरी को लेकर आपको दे दी है। इस बैटरी का एक ड्रॉबैक होता है कि इसके जो वेपर्स होते हैं, जो लेड के वेपर्स होते हैं, ये पॉइजनस होते हैं। फिर आपसे पूछा जाता है कि बताइए इसकी जगह कोई अल्टरनेटिव बैटरी बताइए। इसकी जगह आप नोट करिएगा, इसकी जगह अल्टरनेट बैटरी जो हम यूज कर सकते हैं वो निकेड बैटरी यूज कर सकते हैं। निकेल कैडमियम बैटरी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। निकेल कैडमियम बैटरी नोट्स में से आप पढ़ने वाले हैं, जो पैकेज हमने दिया हुआ है उसमें से आप पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? निकेल कैडमियम बैटरी की 2 खासियत होती है लेड स्टोरेज बैटरी के ऊपर। पहली खासियत, वो पोल्यूशन फ्री होती है, लेकिन साथ के साथ वो महंगी भी होती है। इसीलिए हम ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं, सस्ता माल यूज़ करते हैं, लेड स्टोरेज बैटरी का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा एक और सवाल आपसे पूछा जाता है, याद रखना सेल को लेकर एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन आता है बच्चों, और कई बार कॉमन सा क्वेश्चन ये आता है कि किस टाइप के बैटरीज और सेल्स ऐसे होते हैं जो कांस्टेंट पोटेंशियल देते हैं थ्रू आउट द लाइफ, जब तक वो काम करते हैं। क्लियर है? तो उसका आंसर एक सीधा सीधा होता है। देखो, कांस्टेंट पोटेंशियल वो देगा जिसकी सेल रिएक्शंस में इलेक्ट्रोलाइट कंज्यूम ना हो रहा हो। अब यहां पर तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो रिएक्ट करता रहता है, इलेक्ट्रोलाइट कंज्यूम होता रहता है। तो इस तरह के जो सेल्स और बैटरी होते हैं वो कांस्टेंट पोटेंशियल नहीं देते। लेकिन हमारे पास कुछ सेल्स और बैटरीज ऐसे होते हैं, जैसे निकेड बैटरी का हमने कहा कि उनमें क्या होता है, अगर उनकी केमिकल रिएक्शंस देखी जाए तो उनमें आयंस मतलब इलेक्ट्रोलाइट रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करते, इसीलिए वो कांस्टेंट पोटेंशियल थ्रू आउट द लाइफ देते हैं। अब यहां पर आकर आप हमारी एक इंस्ट्रक्शन फॉलो करना। जो प्राइमरी सेल्स हैं आपके, उसमें 2 एग्जाम्पल हमने आपके पैकेज में लिखे हुए हैं, और 2 एग्जाम्पल बच्चों, एक तो ड्राई सेल का याद रखिएगा और एक मरकरी सेल। ड्राई सेल, मरकरी सेल, और अभी हमने निकेड बैटरी का भी इस्तेमाल किया, उसका भी यूज़ किया, उसको भी बताया आपको। उसको भी आप नोट्स में अच्छे तरीके से क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और क्या क्या सेल रिएक्शन होती हैं, जो बच्चे 100/100 का टारगेट रखते हैं वो उन रिएक्शंस को हमारे नोट्स, हमारे पैकेज के अंदर से पढ़ने वाले हैं, उसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसी बात के साथ पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता है आपका समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद।